अच्छा बच्चों, आप ये बताओ कि आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी है ना। कुछ बिल्डिंग्स बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती है। इसी तरीके से बहुत सारे हाउसेस जो बड़े होते हैं और छोटे भी होते हैं, है ना। तो कभी आपने सोचा कि इसकी बेसिक यूनिट क्या है? तो इसकी बेसिक यूनिट ब्रिक है। बेसिक यूनिट मतलब कि वो सबसे पहली चीज़ जिसको जोड़ के बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो वो पहली चीज़ क्या है? ब्रिक, है ना। जैसे एक ब्रिक मिली, एक ब्रिक है, फिर उससे दूसरी ब्रिक मिली, फिर तीसरी मिली, फिर ऐसे करते करते क्या बन गई? वॉल बन गई। और इसी तरीके से बहुत सारी वॉल्स मिलके क्या बनाती है? बहुत सारी वॉल्स मिलके बिल्डिंग्स बनाती है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी है ना। बहुत अलग अलग तरीके के साइजेस की बॉडी है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, है ना। कुछ बच्चे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ और साइजेस अलग अलग होते हैं सबके। लेकिन हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? वो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? वो है सेल। मतलब हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बनी हुई है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ना है हमें, और आज हम किस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे सेल के बारे में। ठीक, तो आज हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे? आज हम सबसे पहले जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, फिर सेल की डेफिनेशन, देन नंबर ऑफ सेल्स, फिर शेप ऑफ सेल्स एंड लास्ट में साइजेस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ सेल से पहले हम क्या जानते हैं? सेल। व्हाट इज सेल? कि सेल है क्या? तो सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सेल वो बेसिक यूनिट है जिससे कि हमारी पूरी बॉडी, जो इतनी बड़ी बॉडी है, उससे बनी है मिलकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल के बारे में हम समझ गए कि सेल क्या होता है। अब हम क्या जानेंगे? अब हम समझेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हम ये समझेंगे कि सेल के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया या किसने खोजा। ठीक, तो ईयर 1665 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में? 1665 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक ट्री देखा और ट्री की बार्क देखी। बार्क मतलब आप समझते हो, जो बहुत चौड़े ट्री हो जाते हैं तो उनके स्टेम में जो आउटर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? बार्क। ठीक, तो उसके एक पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। तो उन्होंने उस बार्क को, उसका एक थिन स्लाइस, मतलब उस कॉर्क के थिन स्लाइस को काट लिया, ले लिया, और उसको किससे देखा? मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखा। माने उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थे उससे उस बाग को देखा, उस कॉर्क को देखा। और जब उन्होंने उस कॉर्क को देखा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर रूम लाइक स्ट्रक्चर्स थे, छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो कि वॉल से डिवाइडेड थे। हर रूम एक वॉल से डिवाइडेड था। आप जैसे समझ लो कि हनी बी का कोन, मतलब हनी बी का छत्ता। कभी देखा आप लोगों ने पेड़ों पे? अगर नहीं देखा है तो पिक्चर्स में तो देखा ही होगा कि हनी बी का कैसा कॉम्ब होता है। छोटे 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 रूम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसमें। तो वैसे ही रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क के स्लाइस में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तब उन्होंने उस अंदर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने रूम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, है ना। तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? उन्होंने उसका नाम, रॉबर्ट हुक ने उसका नाम रखा सेल। तो ईयर 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई, मतलब सेल को डिस्कवर किया गया, सेल की खोज हुई। उससे पहले किसी को भी सेल के बारे में नहीं पता था, किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है कि उसके बाद भी 150 ईयर्स तक किसी को भी इसके आगे कोई जानकारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास बहुत एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे। और बाद में जब एडवांस माइक्रोस्कोप, मतलब लगभग 150 ईयर्स के बाद जब एडवांस माइक्रोस्कोप बने तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये तो हो गई डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब हमें सेल के बारे में कब पता चला और किस साइंटिस्ट ने बताया। क्लियर है? अब हम आगे नंबर ऑफ सेल्स पे। अब हमें ये तो पता हो गया कि हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी हुई है। लेकिन कभी ये आपने सोचने की कोशिश की कि कितने सेल से बनी होगी? तो हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल से।
मिलके बनी हुई है। आपने मिलियन तो सुना है, तो मिलियन से बड़ा क्या है? बिलियन, और बिलियन से भी ज़्यादा बड़ा क्या है? ट्रिलियन। मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके हमारी बॉडी बनी है। तो मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के सेल से मिलके बने हुए हैं। जो बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म है बहुत उनमें नंबर्स ऑफ सेल बहुत ज़्यादा है, और जो छोटे हैं उनमें कम है, ठीक। इसी तरीके से आपने ये सुना है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में? नहीं, तो मैं बताती हूँ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब वन, और सेलुलर मतलब सेल। तो जिस ऑर्गेनिज्म में वन सेल होता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और मल्टी माने मेनी। तो मल्टी सेलुलर क्या हो गए? जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर कहलाए। तो आप ये बता सकते हो कि हम क्या है? ह्यूमन बॉडी क्या है? ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर है ना, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसी तरह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या एग्जाम्पल है? उनके एग्जाम्पल है बैक्टीरियाज या एमीबा, पैरामीशियम। तो उनमें क्या होता है? उनमें एक सेल में ही सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ना हमारी बॉडी में। मतलब अगर डाइजेशन होना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेशन मतलब अगर हमें सांस लेना है तो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीट करना है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए। तो इसलिए हमको डिफरेंट टाइप की सेल्स चाहिए होती है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स चाहिए होते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। मतलब वो रिस्पिरेशन भी उसी सेल में करते हैं, डाइजेशन भी उसी में करते हैं, और एक्सक्रीशन भी उसी सेल से करते हैं। मतलब एक ही सेल में, एक सेल के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर के एमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरियाज, और मल्टीसेलुलर के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बॉडी, कैट, डॉग, बहुत सारे मल्टीसेलुलर, ठीक। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है। जैसे यूनिसेलुलर अमीबा के बारे में मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि अमीबा में क्या होता है, वो अपने साइटोप्लाज्म को किसी भी डायरेक्शन में करके मूव करा देता है अपने साइटोप्लाज्म को, और उसे क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी WBC माने वाइट ब्लड सेल सिंगल सेल होती है जो अपने शेप को चेंज कर लेती है। तो किसमें होती है? ह्यूमन बॉडी में WBC होती है, यानी वाइट ब्लड सेल। तो मुझे अभी लगता है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आए शेप ऑफ सेल्स में। जैसे हमने जाना कि बहुत सारे नंबर होते हैं सेल के, उसी तरह से सेल के बहुत सारे शेप्स भी होते हैं। तो कैसे? कुछ एग्जांपल क्या है? जैसे स्फेरिकल, स्पिंडल और लॉन्ग ब्रांच। स्फेरिकल शेप किसमें होता है? राउंड टाइप के शेप किसमें होते हैं? रेड ब्लड सेल्स में। स्पिंडल किसमें है? मसल सेल्स में। और लॉन्ग ब्रांच किसमें होते हैं? नर्व सेल्स में, ठीक। तो अब कभी आपने ये सोचा कि जब हम किचन में जाते हैं या कभी भी कोई गर्म चीज़ को टच कर लिया तो हम अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेते हैं? कभी ऐसा लगा कि अरे कैसे तुरंत पीछे कर लिया हमने अपना हाथ? तो क्या होता है कि हमारे हाथ में क्या होती है, इसकी फिंगर टिप पे यहाँ पर नर्व सेल्स होती हैं। तो जब वो कोई गर्म चीज़ छूती है, कोई हॉट चीज़ छूती है, तो क्या होता है उसमें जो नर्व सेल्स होती हैं वो जो सिग्नल है वो क्या करती है, फट से पीछे अपने दूसरी नर्व सेल को देती है सिग्नल, और इस तरीके से जाते जाते ये ब्रेन में जाती है सिग्नल, और फिर ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और वापस मसल को ऑर्डर करता है हाथ वहाँ से पीछे हटाओ, और हमारा हाथ फट से पीछे हट जाता है गर्म चीज़ से। और ये चीज़ इतनी क्विक होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब सिग्नल मिला और कब ब्रेन ने प्रोसेस किया और ऑर्डर दिया, ठीक। तो ये काम किसका है? नर्व सेल का। तो इसलिए ये इसका शेप कैसा होता है? ऐसा। यहाँ पर क्या है? ये ब्रांच है, ये सिग्नल रिसीव करती है, यहाँ पर ये फिंगर में होती है, ये सिग्नल रिसीव किया, फिर यहाँ से सिग्नल पहुँचा और फिर दूसरी नर्व सेल में गया। इस तरीके से ये कनेक्ट होके ब्रेन तक ये सारी नर्व सेल्स गई और ब्रेन में सिग्नल चला गया। तो इसलिए नर्व सेल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से अगर मसल सेल्स को देखें तो मसल का क्या काम है? मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स करती है ना, तभी तो हम मूव करते हैं। मूवमेंट कैसे होता है? मसल्स के थ्रू होता है। तो इसलिए मसल की जो सेल का शेप होता है वो ऐसा होता है। इसी तरह से RBC का शेप कैसा होता है? राउंड होता है, स्फेरिकल। क्लियर? तो ये हो गए कुछ शेप सेल्स के। अब हम किस पे आएंगे? अब हम आएंगे साइज ऑफ सेल्स के, ठीक। तो हम आपको ये पता है कि सेल्स इतनी छोटी होती है कि हमें क्या होता है? हमें
नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। इन्हें हमें किससे देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप से। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें सेल्स दिखेंगी। जैसे ये अनियन पील, ये क्या है? अनियन की पील, जो अनियन का छिलका होता है छोटा सा, जब हम उसको फोर्सेप्स से निकाल के स्लाइड पे रखते हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अनियन के छिलके को हम पतली सी पील को क्या करेंगे? स्लाइड पे रखते हैं। स्लाइड पे एक ड्रॉप पानी की डालते हैं, वाटर की, उसके ऊपर इस पील को रख के और उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, जिससे ये क्या हो, इसमें थोड़ा कलर आ जाए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है वरना हमें दिखेगा नहीं। और उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप डालते हैं, कवर स्लिप उसको कवर कर देते हैं जिससे कि उसमें बबल ना आए। और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप के इतने सारे सेल्स दिखते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा अनियन पील। तो इसी तरह से हम क्या बता रहे थे, हम किस टॉपिक पे थे? हम थे साइज ऑफ सेल्स पे। तो सारी सेल्स हमें कहाँ दिखती है? मतलब मोस्ट ऑफ द सेल्स हम किस में देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप में। लेकिन आपको ये पता है जो सबसे बड़ी सेल होती है जो हम देख सकते हैं अनएडेड आई से, वो क्या है? वो एक ऑस्ट्रिच का एग है। ठीक, तो ऑस्ट्रिच का एग इतना बड़ा होता है कि जिसे हम अनएडेड आई से देख सकते हैं, लेकिन वो होता है सिंगल सेल। इसी तरह से हैन का एग जिसे हम खाते हैं वो भी एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, और जो सबसे छोटा सेल होता है वो, उसका क्या साइज होता है? उसका साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक। माइक्रोन मतलब मीटर का बहुत छोटा पार्ट, मतलब बहुत ही छोटा पार्ट, इतना छोटा पार्ट कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक, तो इसी तरह से जो ऑस्ट्रिच का एग है उसका साइज क्या होता है? उसका साइज होता है 130 से मिलीमीटर से लेके 130 मिलीमीटर इंटू 170 मिलीमीटर तक इसका साइज होता है। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? तो अभी मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी, हाँ मुझे एक बात और बतानी है, यहाँ पे मैं भूल गई। ठीक, तो एक बात और है कि आपने कभी देखा है कि एलिफेंट होता है जो वो बहुत बड़ा होता है, और रैट, माउस बहुत छोटा होता है, चूहा बहुत छोटा होता है। तो आपको ये तो नहीं लगता कि एलिफेंट का जो सेल है वो बहुत बड़े बड़े होंगे क्योंकि वो बड़ा है, और जो चूहा है उसके बहुत छोटे छोटे होंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है? ऐसा लग सकता है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो साइज होते हैं सेल के वो किसी ऑर्गेनिज्म के बड़े होने या छोटे होने पे डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब सेल के साइज वही होंगे जो कि बड़े ऑर्गेनिज्म में है, और वही साइज छोटे ऑर्गेनिज्म में भी होंगे। मतलब सेल का साइज एलिफेंट में भी वही होगा और रैट में भी वही होगा, लेकिन उनके नंबर सेल में एलिफेंट में ज़्यादा होंगे और रैट में कम होंगे। तो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे, और जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, लेकिन साइज जो है सेल्स का वो दोनों में सेम होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ठीक, तो अब हमने क्या समझा इस पूरी क्लास में? हमने समझा डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज कैसे हुई, फिर सेल की डेफिनेशन, फिर नंबर ऑफ सेल्स, फिर शेप ऑफ सेल्स एंड देन साइज ऑफ सेल्स, है ना? तो अभी मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ ली होंगी, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लेना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरे और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप नीचे सब्सक्रिप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जाके क्लिक कर देना, तो आप सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और उसके बाद बेल बटन को दबा देना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले मेरा चैनल देख सको। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।